नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। कोरोना का कहर अपने चरम पर है और लगातार जो खबरें हम देख रहे हैं उसमें कई मौतें रोजाना हो रही हैं। तो ऐसे में लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना बेहद ही ज़रूरी है। अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, आइए आज बातचीत करते हैं वैद्य सुखदेव शर्मा जी से और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर कैसे आयुर्वेदिक दवाओं से या फिर अन्य जो अपनी जीवन शैली है उसमें बदलाव लाकर अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका रियासी अपडेट में। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि इस दौर में ये बात हो रही है कि इम्यून सिस्टम जो है लोगों का वो कहीं ना कहीं मजबूत होना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि जो कोरोना का कहर है, कोरोना से जो नुकसान बॉडी को होता है वो कम से कम हो सके। अगर इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो वो अपना कहर कम बरपा पाएगा। तो ऐसे में आप क्या सुजेस्ट करते हैं लोगों को, आप क्या राय देंगे कि किस तरह से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है और ऐसी कौन सी आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है? सबसे पहले मैं रियासी अपडेट कि अंचित शर्मा और उनकी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने ये जो आप आज मुझसे पूछने के लिए अपना समय निकाला तो मैं उसका धन्यवाद करता हूं। आयुर्वेद का सही अर्थ यही है, आयु को बढ़ाने वाला। आयुर्वेद में हमारे घर में ये जो शब्द है यही आयु को बढ़ाने से रिलेटेड शब्द भी उसी पर बनाया गया। आयुर्वेद का संक्षिप्त अर्थ है आयु को बढ़ाने वाला। कोई भी आपके महामारी आती है, कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आयुर्वेद में उसका निदान आपको मिलेगा। सबसे पहले हमारे किचन में अजवाइन, धनिया, सुन, अदरक वगैरह वगैरह ये सभी आयुर्वेद में हमारा जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक बढ़िया जो है वो औषधि है। लेकिन दिनचर्या हम क्या करें, कैसे शरीर को स्वच्छ रख सकें, हमारा नियम जो है वो बिल्कुल एक ठीक तरीके से होना चाहिए। सुबह जल्दी उठें। जीवन शैली की आप बात कर रहे हैं। जीवन शैली को आपको अपनी आयु को आगे ले जाना है, बढ़ाना है, तो आप अपनी दिनचर्या जो है सुबह से उठकर रात्रि तक बिल्कुल कैसे रखना है। सुबह उठते ही 1-2 गिलास गर्म पानी जो है उसको ले लें, ताकि हमारा पेट जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए। आयुर्वेद में कहते हैं सर्वप्रथम मिथ्या आहार विहाराव्याम दोषा आमश्य श्रेया वहिर्नरस्य कोष्ठाग्नि योर्दः स्यूरसानुगा। हमारा समय, हमारा टाइम वो बंधा हुआ होना चाहिए। सुबह अगर हम 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे हमें उठ के अपने टाइम से अपनी दिनचर्या को शुरू करना चाहिए। पानी पीने के बाद जो हमारा आयुर्वेद में बोलते हैं सर्वेषामेव रोगानाम निदानम कुपितः मला। सबसे पहले बीमारी जो बनती है वो हमारे पेट से, जठरांगनी से, और उसका मेन कारण जो होता है वह कब्ज। हम सुबह जो जल लेते हैं ताकि हमारी अंतड़ियों से सारा मल जो है वो बाहर निकल जाए और पेट बिल्कुल साफ हो जाए, जठरांगनी तेज हो जाए, भूख पूरी लगे, तो उसमें हमें सारी जो है ताकत जो है, जब हम कुछ खाएंगे, पूरा अन्न ग्रहण करेंगे, तो हमें जठरांगनी जो है हमारी हजम करेगी और हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। आयुर्वेद में बहुत सी औषधियाँ ऐसी हैं जो ऋषि मुनियों ने पहले ही बना के रखी हैं। महामारी कोई भी आए, महामारी का मुकाबला करने में सबसे प्रथम जो है वो आयुर्वेद है।
इसमें कोई शक नहीं कि एलोपैथिक मेडिसिन्स जैसे लोगों को अब ऑक्सीजन दी जा रही है और कुछ पेशेंट हमारे क्रिटिकल पोजीशन में जा रहे हैं और एलोपैथिक उनका भरपूर साथ दे रहा है, उनको ज़िंदा रख रहा है। लेकिन आयुर्वेद को आप एक स्पोर्ट के तरीके से उसमें आयुर्वेद की मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। अश्वगंधा है, गिलो हर परिवार में, हर घर में उसका बेल जो है वो लगी होगी, उसका काढ़ा बनाओ, गिलो डेली ले लो। इसके अलावा आंवला, 1 या 2 आंवला आप दिन में लेते रहें तो आपको कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेडिसिन की। मेरे घर में आंवला है, मैं सुबह 2 आंवले डेली लेता हूँ। भगवान की कृपा से मैं जहाँ से 5 किलोमीटर इस उम्र में भी सूला जाता हूँ नहाने के लिए, पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, लेकिन शरीर जो है वो भगवान की देन है, उसको संभालना हम सबका कर्तव्य बनता है। आंवला ले लो, गिलो। इससे पहले एक सवाल, ये तो आपने बताया कि जीवन शैली अपनी कहीं ना कहीं सुधारी जाए, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लग जाएगा बॉडी को स्ट्रांग बनाने में। तत्काल से अगर अभी जिस तरह से दौर चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में अभी इन दिनों क्या क्या ऐसी दवाइयाँ ली जाएं या इन दिनों ऐसी क्या क्या चीज़ें की जाएं जिससे कि तत्काल से जो बॉडी में इम्यूनिटी है बॉडी की वो बढ़ सके, कहीं ना कहीं वो जो कोरोना से लड़ाई है वो लड़ने में बॉडी जो है वो सक्षम हो सके। उसके लिए मैंने पहले बोला आपको, गिलो है, आंवला है, च्यवनप्राश है, अश्वगंधा है, जहर मोरा है, हकीक बसम है, मुक्ता शक्ति है, मोती बसम है। लेकिन ये दवाइयाँ थोड़ी कॉस्टली हैं, तो शरीर को हुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त करने के लिए कोई भी महामारी अगर आती है उसका ये मुकाबला करती हैं और यकीनन हर रोगी जो है वो स्वस्थ होता है। इसके अलावा कुछ जैसे हमारी तुलसी है, तुलसी आम घर में है, तुलसी के पत्ते उसको अर्क बना के आप पी लीजिए, कोई खर्च नहीं है आप हमारा। और कुछ जनरल टॉनिक जो हैं जैसे च्यवनप्राश है, बसंत कुसुमाकर रस, जो हमारा मधुमेह के रोगी हैं, शुगर के पेशेंट हैं, जो शुगर के साथ शरीर को नुकसान पहुंच जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं आयुर्वेद में। और इस टाइम कोरोना जो है शुगर पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को, एलर्जी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बसंत कुसुमाकर रस, बसंत माल्टी रस, पूर्ण चंद्र उदय रस, मोती बसम, और इसके अलावा जब इसमें लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो पल्पिटेशन, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, अर्जुनारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, धातु पौष्टिक, मूसली पाक, ये सभी, गिलो शरबत, गिलो की जड़, ये सभी जो हैं आयुर्वेद में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अति उत्तम दवाइयाँ हैं। संजीवनी बटी, जैसे ग्लो है वैसे ही संजीवनी बटी है। और इसी के साथ आयुर्वेद में जो कहा है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ें खाने के बाद भी आपको कोई रिलीफ नहीं हो रहा है तो हमारे भस्म है, प्रवाल पंचामृत है, अबरक भस्म है, रसायन बटी है, और शुगर पेशेंट के लिए मधुमेहारी है। ये सभी चीज़ें जो हैं हम उसमें ले सकते हैं। जर्नल टॉनिक जो है इसके लिए द्राक्षा सब हमारे पास स्पेशल होता है, बहुत बढ़िया टॉनिक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जिसको एलर्जी पेशेंट है उसको भी ये परेशानी आती है, द्राक्षारिष्ट है, लक्ष्मी विलास रस है, ये सभी औषधियाँ हैं जो इस समय में
कोरोना को हराने के लिए एकदम आपका भविष्य, आपका शरीर उज्जवल करेंगी, उसको इम्यूनिटी देंगी और कोरोना को भगाने में एकदम उचित और सफल रहेंगी। और इसके अलावा मैंने पहले भी आपसे कहा, आप अपना टाइम टेबल जो है उसको बराबर रखें। फ्रूट जो है, दूध, दही, दही से उत्तम और कोई नहीं है, दूध से उत्तम और कोई नहीं है। फ्रूट खाएं, घी लें, मक्खन लें। ये सभी चीज़ें जो हैं आयु को बढ़ाने के लिए और इस कोरोना को भगाने के लिए अति उत्तम है। इसके अलावा अगर कोई आप और चीज़ पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि आप सूले जाते हैं, सुबह वहाँ पे नहाते हैं, इतनी दूर पैदल जाते हैं और पैदल वापस आते हैं, तो आपकी जो जीवन शैली है उसमें हर चीज़ का समय रहता है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना खाना है, आपने पूरी उम्र जो जीवन शैली है पूरी अपनी टाइम टेबल प्रॉपर रखा हुआ है? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। उठने के बाद मुझे मेरे माता पिता जी की तरफ से गौ सेवा का आशीर्वाद मिला है। उठते ही मैं पहले उनका थोड़ा सेवा करता हूँ और घास वगैरह देने के बाद वहाँ से निवृत्त होकर मैं सुबह स्नान करने चला जाता हूँ। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद सूला पार्क में, ये मेरा 1964 से मैंने वहाँ जाना शुरू किया था। भगवान के आशीर्वाद से अभी तक तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो 74 मेरी एज हो गई है। तो मैं अपने आप में अभी ये महसूस नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, अब मुझे नहीं जाना चाहिए। घर वाले मुझे परेशान करते हैं, भाई नहीं जाना है, अब नहीं आपको जाना है। लेकिन मेरा शरीर अगर मुझे इजाज़त दे रहा है तो मैं क्यों नहीं जाऊँ। और उसके बाद आके मैं अपना पूजा पाठ करता हूँ और 2 घंटे जिम्मेदारी का काम करता हूँ अपनी ज़मीन में। चाहे मेरे ग्राहक कितना भी इंतज़ार कर रहे हों, 10-11 से पहले मैं दुकान पर नहीं आता हूँ। मैं अपना काम करने के बाद उसके बाद फिर मैं दुकान पर आता हूँ। और उसमें मैं ये स्पष्ट कह दूँ, आम जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप अपना समय जो है वो आप निश्चित रखें। आहार विहार, अपना खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको सात्विक रखें, तो आपको शरीर को कहीं कष्ट नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे, आहार लेने का भी आपका समय जो है निर्धारित रहता है, उसी समय पे आहार लेते हैं? बिल्कुल। मेरा सुबह जब मैं पूजा करके वहाँ पहले सूला पार्क में हम पूजा होती है, फिर मैं जब घर में पूजा करके 8-8:15 बजे नाश्ता ले लेता हूँ। उसके बाद मैं ज़मीन में चला जाता हूँ और उसके बाद दोपहर 2 और 2:30 के बीच में खाना लेता हूँ। शाम को दूध ले लेते हैं और रात को सात्विक भोजन करने के बाद फ्रूट जो है वो मैं डेली लेता हूँ। तो फिर मेरा ये दिनचर्या जो है वो मेरी, तो दिनचर्या कहीं ना कहीं सही करना जरूरी है, जीवन शैली सही से रखना जरूरी है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हर रोज़ सुबह उठने का समय है, सोने का समय है, आहार लेने का समय है, और सुबह उठकर सूला पार्क जाते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, और इस उम्र में भी ये ऐसा लगातार जारी इन्होंने रखा है। डॉक्टर साहब, क्वांत की बात होती है या फिर काढ़ा की बात होती है, तो ये क्या लगता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वाकई में ये हेल्प करता है आपके हिसाब से? जो घर में, और किस तरह से क्वांत और काढ़ा घर में बनाया जा सकता है जिसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े? देखिए, सबसे बढ़िया जो है इस कोरोना के टाइम में, गिलो आपके घर में नहीं है, मेरे घर में नहीं है, तो तीसरे घर में गिलो। पूरा दरख्त जो है बेल से भरा होता है और 2-2 क्विंटल गिलो जो है लोगों के घरों में लगा होता है। मेरे घर में इस टाइम पौधा है, जिसको भी लेना हो तो वो ले जा सकता है। गिलो का काढ़ा आप खाली वही लेते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी उससे और कोई बढ़िया दवाई आपको नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि जैसा कि ऐसा देखा जाता है कि इस दौर में कहीं ना कहीं आयुर्वेद को लोगों ने
कम इस्तेमाल आयुर्वेद का कर रहे हैं, या फिर आयुर्वेदिक दवाएं हों, या फिर घर में जिस तरह से आपने कहा कि गिलो मिल जाते हैं उसका इस्तेमाल करना हो, काढ़े का इस्तेमाल करना हो, काढ़ा बनाना हो, कहीं ना कहीं आयुर्वेद से लोग थोड़ा दूर होते गए हैं और एलोपैथी को कहीं ना कहीं अपनाते गए हैं। और जिस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम होना चाहिए था अगर आयुर्वेदिक चीज़ों का हम इस्तेमाल करते, जीवन शैली अच्छी करते, तो आज इस कोरोना के काल में जो जानें इतनी गई हैं वो कम हो सकती थी, या जितना नुकसान शरीर को वो इस समय पहुंचा रहा है वो कम नुकसान पहुंचा सकता था अगर आयुर्वेद को हम अपनाते तो। देखिए, ये आयुर्वेद को जिंदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विचार चल रहा है, जो उनका आशीर्वाद आयुर्वेद को मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं कि ये प्रधानमंत्री जी आयुर्वेद को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अग्रसर हैं। ISM मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, आयुष मिनिस्ट्री बनाई गई है आयुर्वेद को बढ़ावा देने की। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज हम लोग ये चाहते हैं कि मुझे कल आराम आना चाहिए। आयुर्वेद जो है वो लंबा इलाज है। आयुर्वेद में आपका टाइम लगेगा। आयुर्वेद की दवाइयाँ आपको कॉस्टली, महंगी मिलेंगी। जितने भी आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे बसंत कुसुमाकर रस है, पूर्ण चंद्रोदय रस है, वो एक एक टेबलेट आपको 100 रुपये से कम नहीं मिलती, क्योंकि उसमें स्वर्ण बड़ा होता है और वो दवाइयाँ कॉस्टली होती हैं। और एलोपैथिक में तुरंत रिलीफ करने के लिए जो मेडिसिन हैं वो आयुर्वेद में इतना तुरंत रिलीफ नहीं देती। लोग साइड इफेक्ट भी नहीं करते। लोग जो हैं चाहते हैं कि मुझे कल ठीक होना चाहिए, वो एलोपैथिक ही है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो है उस मेडिसिन से 3 बीमारियां 4 बीमारियां आपको और मिल जाएंगी। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होगा। आयुर्वेद आपका वही इलाज करेगा जिस चीज़ की आपको प्रॉब्लम है और उसका समूल नाश करे। ये जो दिनचर्या के बारे में आपने बताया, जीवन शैली के बारे में बताया, ये भी आयुर्वेद का ही हिस्सा है। आयुर्वेद जब आपने पढ़ाई की थी तो ये सब भी सिखाया जाता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद है ही इसी से, शुरू ही इसी से हुआ है। आयु बढ़ाने का जो सिलसिला है, पहली पौड़ी ही जो है जीवन शैली, मिथ्याहार विहार अव्ययम, कैसे खाना है, क्या करना है, कैसे इसका आगे ले जाना है, ये सब चीज़ें उसी में आ जाती, सब चीज़ें उसी में हैं। उठना, बैठना, खाना, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, कब क्या खाना है, ये आयुर्वेद में सब है। हम देखते हैं कि समय नहीं है लोगों का खाने पीने का। रात का जो खाना है काफ़ी लेट होता है और उसके बाद लोग जल्दी सो जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि खाना खाने के बाद अंतराल होना चाहिए एक लंबा, सोने और खाना खाने के बीच में रात के समय में, और सुबह का खाना जल्दी लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट जल्दी होना चाहिए। लेकिन ऐसा शहर की अगर बात करें, खासकर रियासी कस्बे की या फिर कटरा की, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लोग काफ़ी लेट रात का खाना लेते हैं, सुबह भी ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट करते हैं, तो तमाम बीमारियों से भी लोग ग्रसित रहते हैं। वीकनेस की कहीं ना कहीं शिकायत आम लोगों को रहती है। तो ऐसे में क्या राय देंगे आप? क्या जीवन शैली सुधार कर ये तमाम जो वीकनेस या इस तरह की जो बीमारियां हैं, छोटी मोटी बीमारियां, उनसे बचा जा सकता है? देखिए, जो लोग आज बीसियों बीमारी से ग्रस्त हैं, पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, अब हज़ारों लोग सड़कों पर सुबह निकल रहे हैं, ये आयुर्वेदिक का ही कहना है। सैर करने जा रहे हैं, अपना टाइम टेबल जो है वो फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को बीसियों किस्म के रोग जो हैं वो लग चुके हैं। और आयुर्वेद का ये सर्वप्रथम ये कहना है कि अपना टाइम जो है हर जगह अपना फिक्स रखें, उसी के मुताबिक जो है, और जो हमारा खान पान है, जो हम ये तले हुए पदार्थ ज़्यादा ले रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी जो है वो इतनी कमज़ोर है, हमारा आमाशय जो है, मैदा जो है, वो रोटी को हजम ही नहीं कर पाता और बीसियों बीमारी उससे हो रही हैं। तो
तो आयुर्वेद इस सबसे पहले अपना जो हमारी जठरांगनी है उसको तीव्रता देगा, उसको पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। जब आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, आपका खून बढ़ेगा, आपका ऑक्सीजन बढ़ेगी, हर चीज़ आपकी बढ़ेगी, तो वो मुकाबला करने के लिए एकदम समुपस्थित हो। पाचन तंत्र सही नहीं काम करेगा तो सारा सिस्टम फिर वो खराब है। बिल्कुल। सर्वेषामेव रोगानाम निदानम कुपितः मला। मैंने पहले ही बोला है, जब आपका पाचन शक्ति जो है वो काम नहीं कर रही है तो आपकी अंतड़ियों में आपका जो गंदा पदार्थ है वो इकट्ठा होना शुरू होता है और वो कब्ज का प्रकोप बनता है और वहाँ से बीमारी जो है, मैंने बोला मिथ्या आहार विहाराव्याम दोषा आमाश्य श्रेया वहीर नरस्य कोष्ठाग्नि युवरदा शिवरसानुगा। हमारा मैदा जो है शरीर में है, वात पित्त कफ। जिस प्रकार का हमारे अंदर वात की प्रधानता है, पित्त की प्रधानता है, कफ की प्रधानता है, बहिर्नरस्य कोष्ठाग्नि। जब हम रोटी टाइम की नहीं खाएंगे तो हमारा जठरांगनी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। मैदे ने अपना टाइम 12 बजे रोटी को हजम कर दिया, लेकिन हम आगे खा ही नहीं रहे हैं। वही रस कोष्ठाग्नि, हमारे वात पित्त और कफ जिसकी भी प्रधानता होगी ये मैदे के अंदर चले जाएंगी, अपना कब्जा जमा लेंगी, बीमारी जो है वहाँ से शुरू हो जाए। तो चलिए, ये तो हो गई आयुर्वेद की बातें, जीवन शैली की बातें। अब इससे हटकर कोरोना कर्फ्यू की बातचीत भी इनसे करेंगे। डॉक्टर साहब, जो कोरोना कर्फ्यू ये लगाया गया है, क्या लगता है आपको इस तरह के फैसले की ज़रूरत थी और ई पास के ज़रिए ही लोग बाहर आ सकते हैं? क्या देखते हैं कि ई पास आम लोगों के लिए बना सकते हैं आम लोग, या मुश्किलात सामने आ रही हैं? देखिए, कोरोना ये जो एक महामारी जो चल रही है पूरे देश में, इसने पूरे देश को जकड़ के रखा है। और गांव के लोग जिनकी इम्यूनिटी एकदम 100% ठीक होती है, लेकिन वो भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। सरकार जो कर रही है और जो जनता के लिए सोच रही है, तो हमको तो उस चीज़ का हर एक को सहयोग करना चाहिए। लेकिन सरकार, सबसे पहले मैं रियासी का विनम्र सेवक होने के नाते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, जो हमारे नए डिप्टी कमिश्नर महोदय साहब जहाँ आए हैं, चरणदीप सिंह जी, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन नाम उनका मैंने ज़रूर सुना। और इससे पहले अजय शर्मा जी, जो 1 महीना रह के जहाँ गए हैं, शायद उनको इस कोरोना टाइम में कहीं दूसरे स्थान पर उनकी ज़रूरत होगी, तो वो वहाँ से शीघ्र चले गए। तो नए डीसी साहब का जहाँ जो आए हैं, मैं रियासी का विनम्र सेवक होने के नाते उनका तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जे अपने इस कोरोना समय में आम जनता को ये महसूस नहीं होने देंगे कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, जो मेरे मन में आएगा मैं करूँगा। लेकिन आज हफ्ता हो गया इनको आए हुए, इनका कोई भी काम करने का तरीका ऐसा नहीं दिखाई दिया जो जनता को परेशान करे। ऐसा महसूस होता है कि एक मैच्योर्ड व्यक्ति जो हैं सरकार ने हमको जहां दिए हैं, और उम्मीद रखते हैं, अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, जब कहीं मिल के बैठेंगे तो बाकी बातों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन इनको कम से कम ऐसी सुविधा, जहाँ लोग पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, गांव भरे हुए हैं, गांव के लोग भी हैं,
उनको सुविधा ऐसी मिलनी चाहिए जो सब लोग आसानी से ले सके और ऐसा महसूस हो कि ये डिप्टी कमिश्नर हमारा अपना है। मैं ये कहूँगा और इनको उसी लिहाज से जनता के लिए जो नए कायदे कानून बनाने हों, जनता को पूछ के, जनता से मिल बैठ कर, आप और किसी को तो नहीं पूछ सकते, लेकिन जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे बैठकर, उनसे चर्चा करके, ताकि लोगों को असुविधा ना हो, वहाँ से आप फरमान जारी कर दें और जनता जो है वो परेशान हो। ये नहीं होना चाहिए। लोगों को आसानी से जीवन यापन करने की जो है चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। जी, तो कोरोना कर्फ्यू फैसला सही देखते हैं 17 तारीख तक जो लगाया गया? इसके बगैर चारा क्या है? वो कोरोना जो साल पहले था, ये कोरोना, उसमें काफ़ी अंतर है। ये कोरोना तो 4 दिन 5 दिन के बाद व्यक्ति को लेके जा रहा है। तो उसके लिए अगर हम हर इशू के ऊपर ये कहें कि भाई ये गलत है या गलत है, तो हम अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में सरकार जो है जैसा लोगों के लिए कर रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत देर के बाद सरकार की जाग जो है खुली है। ये पहले हो जाना चाहिए था, तैयारियां पहले हो जानी चाहिए थी अस्पतालों में, और इस सिचुएशन से बचा जा सकता था। तैयारियां पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन बदबख्ती है हमारी कि हमको सरकार को चलाने के लिए लोगों के वोटों की ज़रूरत भी पड़ती है। ये उसी के कारण कोरोना जो है गांव-गांव में चला गया है। इसमें अगर जिम्मेवारी है तो ये हेड जो दिल्ली में बैठी सरकार है, ये उनकी जिम्मेवारी। प्रधानमंत्री तो बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। मैंने कहा कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है, ये उसको देखना चाहिए था। वहाँ उनसे चूक हुई है और कोरोना जो है वो ताकत दिखा रहा है। और सरकार में जो बड़े बड़े बैठे लोग हैं, जिन्होंने कानून बनाए हैं, उनको भी कोरोना अपने साथ लेके जा रहा है, ये समझना चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो शिफ्ट किए जा रहे थे, उसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई। उस पर आप क्या सोचते हैं? उस समय भी आप पहुँचे थे, हालांकि थोड़ी देरी के बाद पहुँचे थे आप। उस पर क्या राय आपकी थी? क्या सिलेंडर जो है ले जाने देने चाहिए थे, या फिर जिला अस्पताल में गरीब लोग पहुँचते हैं वो यहीं इस्तेमाल होने चाहिए? देखिए, मुझे तो करीब 10:30 बजे वहाँ से फ़ोन आया, तो मैंने सोचा, क्योंकि जो लोग वहाँ गए थे वो हमारे शहर के लोग थे, और उनको तुरंत जब पता चला तो वो वहाँ पहुँचे। हालात के मुताबिक जो लोग रोज़ टीवी देखते हैं, हमारे ऑक्सीजन के बगैर हज़ारों लोग जो हैं वो भगवान को प्यारा है। लेकिन उन्होंने अगर उन सिलेंडर्स को अपने रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए वहाँ रखने के लिए जद्दोजहद की, तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन हमारा जहाँ जाने थे नारायणा हॉस्पिटल, ये भी तो हमारा है, वो लोग भी हमारे हैं। लेकिन एक शब्द जो है, उस शब्द के आगे कोई उसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि वो प्राइवेट है। ये हमारे लिए वैष्णो माता के चरणों में डिस्ट्रिक्ट रियासी, कटरा, सराउंडिंग के लोग, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी गाल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल। भाई, जो लोग जनता से वोट लेते हैं, जनता के पास जाते हैं कि मुझे एमएलए बनाओ, मुझे मिनिस्टर बनाओ, ये नालायकी
उन लोगों की है। जब ये हॉस्पिटल भव्य बना, वैष्णो माता का पैसा वहाँ लगा, बाहर जो करोड़ों यात्रु कटरा वैष्णो माता में आते हैं, इतना पैसा लगने के बाद भी अगर वो नाम प्राइवेट अस्पताल का जोड़ा तो ये नलायकी हर रियासी वालों की, कटरा के लोगों की, नेताओं की, धार्मिक संस्थाओं की, ये सब जिम्मेवारी उनकी है। मैं रियासी का विनम्र सेवक होने के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इसके हेड हैं वो बात सुनते हैं, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस प्राइवेट लफ्ज़ को निकालने के लिए अगर आप थोड़ी सी अमेंडमेंट करें, इस हॉस्पिटल को एक गरीब जो जनता, बैकवर्ड एरिया जो हमारा नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, उसको नया जीवन देने के लिए जब आपकी मीटिंग होती है श्राइन बोर्ड के माध्यम से, रमेश जी जो हमारे सीईओ साहब हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि इसमें जब भी आपकी बड़ी कोई बैठक होती है, इस शब्द को, प्राइवेट जो हॉस्पिटल शब्द है, इसको निकालने का कष्ट करें। अगर आपको प्रधानमंत्री से भी कोई मदद लेनी है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह जी दिल्ली में बैठे हैं, प्रधानमंत्री हाउस में हैं, ये सभी मिल बैठकर इसको अभी भी नई रूपरेखा दे सकते हैं। वो जनता जो सदियों से इस वैष्णो माता स्थान को चला रही थी, उसके बारीदार लोग जो हैं, उनको भी कम से कम ये महसूस हो कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ये एक टीस लगती है, गोली लगती है। इसको ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जो गरीब के दिल को लगे कि ये मेरा अपना है। वहाँ गरीब आदमी उसके दरवाजे के अंदर भी नहीं जा सकता। मैं प्रधानमंत्री जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से, श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, और ख़ासकर जो हम सभी डींगे मारते हैं इलेक्शन के टाइम में, करना कराना क्या है, ये अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आप सबकी नलायकी की वजह से ये लफ्ज़ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़ा है, आप इसको आम पब्लिक का हॉस्पिटल नहीं बना सके। अभी भी समय है, जनता आपका साथ देगी। आप उठें, जागें, स्ट्रगल करें और इसको जनता का नाम दिलवाएं, ये मैं ज़रूर कहूँगा। जी। चलिए डॉक्टर साहब, अब एक सवाल तो ये कि आपने क्या वैक्सीनेट आप हो चुके हैं, वैक्सीनेशन आपने लगा दी है। दूसरा, पतंजलि द्वारा भी एक दवाई निकाली गई है कोरोना को लेकर, रोकथाम के लिए। हालांकि वो दवाई है, पूरी तरह से इलाज नहीं करेगी, रोकथाम के लिए। तो क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? और दूसरा, आपने वैक्सीन लगा दी? हाँ, मैंने तो वैक्सीन लगवा दी है। दोनों डोज लगा दिया? हाँ, दोनों डोज लग गई हैं। पतंजलि किस क्या है? वो तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद में उसका जो कोरोना नाम रखा है, तो वो जैसे संसीमनी बटी है हमारा, तो वो क्यों नहीं, हमारी आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से ही तो वो बनी है, क्यों नहीं उसको लिया जा सकता? लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी कि आप वैद्य हैं और आपको भी कहीं ना कहीं एलोपैथी की तरफ जाना पड़ा, वैक्सीन आपको लगवानी पड़ी, कहीं ना कहीं भरोसा फिर आ जाके उसी पर। वो क्योंकि जो पहली हमारी सरकारें थी, मैंने पहले आपको बोला कि आयुर्वेद को नया जीवन, नई जान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जो इसको मिला है, तो ये आयुर्वेद अब पनपना शुरू हो रहा। तो ये अगर पहले से हुआ होता, जो पहले सरकारें थी, जितनी रिसर्च होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। अब कहीं बिल्कुल, अगर पहली सरकारें आयुर्वेद को बढ़ावा देती तो शायद इस टाइम तक कुछ न कुछ हुआ होता। सच को सच कहो
पहली सरकारों ने इसके ऊपर ठोस कोई काम नहीं किया। जी चलिए, एक सवाल और, एक तो क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे एसओपीज को लेकर, और दूसरा जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, क्या देखते हैं आप सख्ती से पालन हो रहा है उसका? लोग मान रहे हैं ज़्यादातर लोग, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उल्लंघना लगातार कर रहे हैं? देखिए, अगर उल्लंघना हम करते हैं तो उसका खमियाजा हमको भुगतना है। लेकिन उसका खामियाजा और लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, आम जनता को भुगतना पड़ेगा। सरकार, आप जो साल पहले जो हमारा लॉकडाउन था, कर्फ्यू लगा था, जब वो था, उसमें 10% भी हम लोगों को परेशानी नहीं आ रही है। तब तो आप बाहर भी नहीं निकल सकते थे। क्यों? हमारा कोई एम ये थोड़ी है कि हमका क्रिटिसाइज ही करना है। अब जानों का मसला है लोगों की बिल्कुल बिल्कुल, हर घर में घर के घर साफ हो रहे हैं। तो लेकिन मैं ये कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, चाहे वो डीसी साहब हो, एडिशनल डीसी साहब हो, एसीआर साहब हो, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एसएसपी, डीएसपी, एसएचओ, ये सभी लोग, एक कोरोना तो है ही, लेकिन उसमें अपनी धौंस, अपना रुतबा, अपनी पर्सनैलिटी पर मैं सर्वोपरि हूँ, ये नहीं दिखा रहे हैं। वो जनता को अपना एक अंग मानकर उसके मुताबिक जनता से बिहेव कर रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा आभार है। तो क्या देख रहे हैं कि पालन हो रहा है अच्छे से, ये आपको देखने को मिल रहा है, या फिर कुछ एक लोग हैं जो आदत से मजबूर हैं और वो बाहर निकलते हैं, अनवांटेड बाहर निकलते हैं? देखिए, मैं उन लोगों से भी विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कल हो सकता है मुझे ये प्रॉब्लम हो जाए, और जो लोग मेरे हितैषी हैं उनको तो परेशानी होगी ही, उनके रिश्तेदारों को भी होगी, लेकिन उनको भी ये महसूस करना चाहिए कल आपका कोई रिश्तेदार आ सकता है, आप खुद इसके शिकार हो सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से जो कहे हुए निज़म है उसका पालन जरूर करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो ये थे वैद्य सुखदेव शर्मा जी, काफ़ी विख्यात हैं, काफ़ी नाम है इनका, आयुर्वेदिक वैद्य हैं, और आपको बता दें कि इसके साथ ही पॉलिटिकल इश्यूज, समाज सेवा का काम भी करते रहते हैं। और डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे रह गया था, वो मैं आप पूछना चाहूँगा। पुराने अस्पताल का जो मुद्दा आपने लगातार उठाया है, उस मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आज इस अस्पताल में फैसिलिटीज़ दे दी जाती तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हालात ख़राब होने पर तत्काल किया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स और जो पोस्ट निकलनी थी, जो एडवर्टाइजमेंट भी होने की बात हुई थी, वो अभी तक नहीं हुई है, नहीं भरी गई है। तो वो मुद्दा जो आप इतने सालों से उठा रहे थे, वो अभी भी मुद्दा है? देखिए, ये मुद्दा जब ये हॉस्पिटल जहाँ से उठा, तो क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आगारमाड़ी में बना, उन लोगों का रियासी के एक व्यक्ति होने के नाते, रियासी का विनम्र सेवक होने के नाते, मैं उन लोगों को आभार प्रकट करता हूँ जिन लोगों ने इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी, और उस ज़मीन के ऊपर भव्य हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी जो बना है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को फीड करता है और एकदम बढ़िया है। ये उन लोगों की देन है जिन लोगों ने इसके लिए जगह दी। लेकिन हमारा ये कहना था कि 20,000 की आबादी के लिए आपने इसको बिल्कुल शहर को खाली छोड़ दिया है। हमारी थोड़ी स्ट्रगल हुई, ऑल पार्टी कमेटी बनी, सब लोग इसमें आए, सब ने सहयोग दिया। सभी जो हॉस्पिटल बनाने वाले, हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने वालों में थे, उन बनाने वालों लोगों ने, हमारा सौभाग्य ये था, मैं
नए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे आए हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। ऑल पार्टी को लोगों ने जो काम सपुर्द किया था, हमारा हॉस्पिटल जो है इस टाइम जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बनना है, उसके ऊपर तकरीबन रेनोवेट करने के लिए 70-80 लाख रुपया खर्च हुआ है। अभी भी काम लगा हुआ है। लेकिन वाइट वॉश का काम हुआ था, अब देख रहे हैं कि उसी के ऊपर फिर से काम हो रहा है, तो वो जो काम हुआ था वो तो पैसे की बर्बादी होगी। देखिए, ये जो इंजीनियरिंग वर्क है उसके लिए हमको इसका नॉलेज नहीं है, कैसे क्या वो कर रहे हैं। इसमें कोताही अगर है तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। पहले वाइट वॉश अगर दीवारों को किया गया, अब फिर से उसका बाहर काम करवाया जा रहा है, तो पैसे की बर्बादी तो जनता के पैसे की हो रही है। मैं नए डिप्टी कमिश्नर महोदय से विनम्र प्रार्थना करूंगा। मदर चाइल्ड हॉस्पिटल हमारा सैंक्शन हो चुका है। सभी जो कमिश्नर्स रैंक के लोग हैं, ये उनकी देन है। इसमें कोई सियासी रंगत देने की कभी कोशिश मत करे। 31 पोस्टें जो हैं वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी हैं। उसमें 3 डॉक्टर इन्होंने टेम्परेरी में जहां बैठाए हैं। बिल्डिंग तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैं डीसी महोदय से और उनकी टीम से, सीएमओ साहब से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको टाइम जो है सरकार ने रियासी की सेवा का जो दिया है, अपने टेन्योर में जब आप जहां से जाएं तो कम से कम ये अपने साथ लेके जाएं कि मेरे पीरियड में मदर चाइल्ड हॉस्पिटल एकदम फंक्शन करना शुरू कर चुका है। ये आपको सुकून मिलेगा। आपको अब कुछ नहीं करना है। इस कोरोना टाइम में एकदम सरकार की तरफ से आपको हर हॉस्पिटल के लिए फंडिंग मिल रही है। स्वास्थ्य के लिए फंडिंग। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपना शेड्यूल टाइम जो है इस मदर चाइल्ड के लिए भी आधा घंटा निकाल के इसको देख के इसको चालू करने के लिए हमारी कमिश्नर साहब डुल्लू साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, 2 बार उनसे मुलाकात हुई, 3-4 बार कमिश्नर साहब से बात हुई, डायरेक्टर हेल्थ से हुई, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो कह रहे थे कि स्टाफ डॉक्टर्स जो है उनकी कमी है। तो मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूँ, ये शब्द कितनी देर जनता सुनेगी। जनता होती है। जनता को बार बार अनसुना अगर आप करेंगे तो उसके लिए कराई होगी, शोर मचेगा, और उसके लिए हम नहीं चाहते। जो आनंद जिंदाबाद में है वो मुर्दाबाद में नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जनता की कमज़ोरी ना समझा जाए। इस कोरोना के टाइम में मैं ये बात कहना नहीं चाहता था। आपने मुझे कुरेदा और इस हॉस्पिटल के बारे में पूछा। नहीं, ऐसे में सवाल जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से इंतज़ाम हमें करने हैं, अगर हालात बिगड़ते हैं, हम कोई भी नहीं चाहता होगा कि हालात जो हैं वो ख़राब हों, ठीक हो, ये सब चाहते होंगे। लेकिन अगर हालात ख़राब होते हैं तो तैयारियां करनी होंगी। और जो पुरानी इमारत, जो हॉस्पिटल की ही इमारत है, कुछ और इमारतों को भी कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है या बनाया जा सकता है। तो ऐसे में जो इमारत पहले से है उसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी। लगातार ये लड़ाई रियासी के लोग या फिर आप लोग लड़ रहे थे। उसके लिए जो हमारी लड़ाई थी वो तो हमने लड़के सैंक्शन हुआ, लड़के सरकार के हवाले कर दी है। अब सरकार कितनी देर हमको टाल मटोल करेगी। ये जनता, अब जो पानी का प्याला है वो भर चुका है, वो उछले नहीं। ये कोई घमंड की बात नहीं है
ये हकीकत है। जनता, रियासी की जनता जो है उसने कई स्ट्रगल्स की है, कई बार ऐसे दौर देखे हैं, लेकिन हमें अगर जो हॉस्पिटल मिला है हाथ जोड़ने के बाद मिला है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम इसको तोड़ें, लेकिन हमारे हाथ जोड़ने को हमारी कमज़ोरी मत समझें। कहीं ऐसा ना हो कि ये बार बार कहने के बाद टाल मटोल होगा तो जनता उठेगी, तो जनता उसका जवाब देगी, तो आपको संभालना मुश्किल होगा। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस इशू के ऊपर चर्चा करें। एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर जहाँ जहाँ आपको बात करनी है, हमारा स्टाफ जो सैंक्शन हुआ है उसको तुरंत जहाँ भरा जाए, और इसके लिए इक्विपमेंट, डायरेक्टर साहिबा बोल रही थी कि इक्विपमेंट जल्दी ही हम आपको भेज रहे हैं। तो मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूं कि आप ऊपर इसका संपर्क करने के बाद इस हॉस्पिटल को शीघ्र, अति शीघ्र, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप इसकी ओपनिंग सेरेमनी करें, और एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहना चाहते हैं को वो इन जो त्रुटियों को दूर करके इसको तुरंत जो है वो चालू करवाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। तो जल्द से जल्द पुराने अस्पताल को शुरू किया जाए, इक्विपमेंट जो भी है वो यहाँ पे लाए जाए, सेंक्शनड पोस्ट जो है वो भरी जाए जल्दी से जल्दी, और इस अस्पताल को शुरू किया जाए ताकि यहाँ आसपास जो लोग हजारों की संख्या में रहते हैं वो इस अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकें। और इसके साथ ही कोरोना के समय में भी अगर हालात बिगड़ते हैं तो इस पुराने अस्पताल को उपयोग में लाया जा सके और लोगों की जो कीमती जिंदगी हैं वो बचाई जा सके। इसके साथ ही तमाम तरह के जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के उपाय भी वैद्य सुखदेव शर्मा जी ने सुझाए हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इनकी बातों को बड़े गौर से सुना होगा और आप उन तमाम चीज़ों पर अमल भी करेंगे और आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। और जीवन शैली की, जिस जीवन शैली की इन्होंने बात की है, आप भी उस पर विमर्श करेंगे और अपनी जीवन शैली में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।